हाय स्टूडेंट, कैसे हो? अगर कोई बात समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दिया करो, ठीक है। आज का टॉपिक देख रहे हैं हम लोग ऑस्मोसिस। ये कॉलिगेटिव का लास्ट पॉइंट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता क्या चीज़ है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल थ्रू सेमी परमिबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सोलवेंट टू अ सोल्यूशन or from lower concentrated solution to a higher concentrated solution is called osmosis। यहाँ जो solvent molecule है जो फॉलो होती है ना, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बीच में SPM लगा देते हैं। ये SPM है, ये क्या है? SPM है, जिसको हम लोग सेमी परमिबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इधर में हम लोग क्या करते हैं कि प्योर वाटर रख देते हैं और इधर में सॉल्टी वाटर रखते हैं। दोनों का लेवल सेम रखते हैं। थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि इधर का जो लेवल है सॉल्टी वाटर की तरफ का, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ का जो लेवल है, ये ऊपर उठ जाएगा और इधर जो वाटर का लेवल है ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ जो वाटर की लेवल यहाँ ऊपर गई है, तो ये वाटर कहाँ से आई है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से आई है, मतलब इधर वाटर से आई है। इधर जो लेवल सॉल्यूशन की तरफ जो लेवल ऊपर गई है, तो ये वाटर कहाँ से आई? इधर से आई। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है मूव करवाने वाली, तो यहाँ खुद ब खुद मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की, वाटर से यानी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के अंदर। तो इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, जो ये SPM के ज़रिए होकर के जा रही है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो एग लेते हैं सेम साइज़ का, है ना, और दोनों एग को हम लोग क्या करते हैं डाइल्यूट HCl के अंदर डाल देते हैं। वहाँ पे डाइल्यूट HCl के अंदर जो एग का ऊपर का कवर होता है, अंडे का ऊपर का जो हार्ड कवर होता है, वो गल जाएगा डाइल्यूट HCl के अंदर। अब उस अंडे को क्या करते हैं, एक अंडे को प्योर वाटर में रखते हैं और दूसरे अंडे को क्या करते हैं हम लोग नमक वाटर में रख देते हैं, यानी सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रख देते हैं उसे। कुछ देर के बाद, मतलब 2-4 घंटे के बाद हम लोग देखेंगे कि जो अंडा पानी के अंदर लेकर रखा गया था, डिस्टिल वाटर के अंदर रखा गया था, वो अंडा फूल जाता है, यानी कि उसकी साइज क्या होती है? इंक्रीज़ कर जाती है। तो इंक्रीज़ करने का मतलब क्या हो गया? यहाँ जो वाटर मोलिक्यूल्स है वो बाहर से क्या हुआ? अंडा के अंदर इन कर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे अंडे की साइज बड़ी हो गई, है ना। तो ये जो वाटर है वो क्या हो रही है? सेल के अंदर जा रही है। एक का है सिंगल सेल्स है और इस सेल के अंदर जा रही है वाटर। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोस्मोसिस कहते हैं, यानी कि वाटर गेट इन, पानी अंदर जाती है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। ये कब होता है? जब बाहर की सॉल्यूशन या बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो अंदर की कंसंट्रेशन से कम होती है, तो वाटर का होगी या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन करेगी। फिर हम लोग देख रहे हैं दूसरी तरफ हम लोग लेते हैं, यहाँ पे सेम साइज का अंडा है, उसे हम लोग क्या किए हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दिए, हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिए हैं, जिसे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि अंडे की साइज क्या हो जाती है? देख रहे हैं हम लोग, छोटी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंडे के अंदर जो सेप थी, जो वाटर थी, वो क्या होगी? अंडे से बाहर निकल गई। तो यहाँ पे वाटर का हुआ अंडे से बाहर गई, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोस्मोसिस कहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? अंडा का होगा श्रिंक कर जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर बाहर जा रही है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडोस्मोसिस, यानी कि वाटर गेट आउट, यानी पानी बाहर चली गई। अब यहाँ जो ऑस्मोसिस है, इसे समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका कॉज क्या है, क्यों होती है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस होती क्यों? तो हम लोग यहाँ पे क्या किया है, एक डब्बा लिए जिसमें बीच में पार्टीशन है और SPM लगा हुआ है। यहाँ पे SPM लगा हुआ है, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं जब सॉल्यूशन बनती है और उसके अंदर जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रहती है, तो उसके कारण क्या होगा? यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर है
वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की जो मॉलिक्यूल आ जाएगी तो यहाँ पे जो भाप होगी उसकी प्रेशर क्या हो जाएगी, भाप कम बनेगी तो प्रेशर क्या होगी, भाप की कम हो जाएगी। लेकिन इधर में जो है हम लोग देख रहे हैं कि सोल्वेंट है, इधर प्योर वाटर है या फिर सोल्वेंट है, सिर्फ ओनली प्योर सोल्वेंट है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, भाप बनेगी। तो मैक्सिमम भाप बनेगी तो यहाँ पे जो भाप की प्रेशर होगी तो क्या ज़्यादा होगी इससे, है ना, कि जितना भाप बनेगी उतना भाप की प्रेशर ज़्यादा होगी, वेपर प्रेशर उतनी ज़्यादा होगी। तो इधर की वेपर प्रेशर को हम लोग 1 माने, इधर की वेपर प्रेशर को 2 माने हम लोग। तो वेपर प्रेशर 1 का होगी, कम होगी, वेपर प्रेशर 2 ज़्यादा होगी। वेपर प्रेशर 1 लेस ग्रेटर देन वेपर प्रेशर 2। अब ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं OP1। ऑस्मोटिक प्रेशर का होगी, इधर में ज़्यादा होगी, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगी, और जिधर कंसंट्रेशन कम होगा उधर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने के कारण इधर से वाटर को क्या करेगा, पुल कर लेगा या फिर सोल्वेंट मॉलिक्यूल को पुल कर लेगा। तो इस तरह से जो सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगी, SPM से यानी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से गुजर करके दूसरी तरफ चली जाएगी जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ताकि ये जो वेपर प्रेशर है या ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको दोनों तरफ इक्वलाइज किया जा सके। तो यही एक कॉज है ऑस्मोसिस का। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉज ऑफ ऑस्मोसिस। द प्योर सोल्वेंट हैज हायर वेपर प्रेशर, प्योर सोल्वेंट की वेपर प्रेशर ज़्यादा होती है और लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, और कम ऑस्मोटिक प्रेशर होती है देन द सोल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उस सोल्यूशन से जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला हुआ है। एज ए रिजल्ट जिसका परिणाम क्या होता है, द सोल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स, सोल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो मूव करती है थ्रू SPM से, सोल्वेंट मॉलिक्यूल SPM से मूव करती है ना, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशंस, लोअर से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, टू इक्वलाइज द वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ताकि वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों तरफ बराबर हो जाए, है ना। अब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होता है क्या चीज़ है, तो हम लोग देखते हैं एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देख रहे हैं एक जाली टाइप का है, ठीक है, ये जाली टाइप का है, चलनी समझो, चलनी की तरह का सीव, ठीक है, ये जाली टाइप का। तो होगा क्या इसमें कि जो मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं छोटा छोटा सुराख है, तो जिस मॉलिक्यूल की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, वो क्या होगी, यहाँ अटक जाएगी, और जिस मॉलिक्यूल की साइज छोटी होगी वो क्या होगी, छन करके नीचे चली जाएगी। तो ये एक तरह से कहा है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन एक छन्नी है, छन्नी की तरह काम करती है ना, सीव की तरह काम करती है। तो ये क्या करेगी कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होगी, यानी कि सोल्वेंट मॉलिक्यूल जनरली स्मॉलर होती है, तो उसे ये जाने दे देगी, और जो सोल्यूट की मॉलिक्यूल है जिसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, उसे ये रोक लेगी, है ना। तो कुछ मॉलिक्यूल को ये जाने देगी और कुछ मॉलिक्यूल को रोक लेगी। तो इस तरह की जो मेम्ब्रेन होती है, इसी मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, अ मेम्ब्रेन विच अलाउज द सोल्वेंट मॉलिक्यूल to pass through it but prevents the passage of solute molecules is called SPM। एक मेम्ब्रेन जो सोल्वेंट मॉलिक्यूल को खुद से जाने देती है लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल को जाने से रोक देती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, SPM कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन हो गया, पर्चमेंट पेपर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, है ना, और इसके बाद हम लोग देखते हैं एग के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी हो गई, है ना। ये सब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में काउंट होता है। अब हम लोग देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या चीज़ है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम pressures which is applied on solutions of higher concentration to stop osmosis is called osmotic pressure। जो कम से कम दबाव हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के ऊपर लगाई जाती है ताकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसका मूवमेंट सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से
रुक जाए, है ना, वो नहीं आ पाए, तो इसे ही हम लोग, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो इस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक ये है ऑस्मोटिक प्रेशर में मेजर करने की एक ये वेसल है। तो इधर में हम लोग देख रहे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रखा गया है और इधर में सॉल्यूशन रखी गई है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिली हुई है। तो इधर की जो वेपर प्रेशर होगी वो कम होगी, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगी। और इधर में जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट की तरफ वो ज़्यादा होगी, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगी। तो वाटर का होगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगी। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक पिस्टन लगाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, एक पिस्टन लगाया गया, ये क्या है, पिस्टन है। तो ये पिस्टन लगाया गया और यहाँ पे क्या किया, ऊपर से प्रेशर लगाया गया, पिस्टन के जरिए प्रेशर लगाया गया, जो प्रेशर का होगी ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगी, है ना। तो ये जो प्रेशर लगाई गई है जिसके कारण यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसको जस्ट यहाँ पे स्टॉप कर दिया जा रहा है सॉल्यूशन में आने से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन में आने से स्टॉप किया जा रहा है। तो फ्लो को स्टॉप किया जा रहा है, बस इतना ही प्रेशर को, मिनिमम प्रेशर जो स्टॉप कर दे इसको, इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। हम लोग देखेंगे जहाँ पे जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, ऑस्मोटिक प्रेशर उतनी ही ज़्यादा होगी। और दूसरा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है ऑस्मोटिक प्रेशर, फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड कंसंट्रेशन। तो इसलिए हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम लोग पाई से हम इंडिकेट करते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी का है यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गई जिसको हम लोग मोलरिटी कहते हैं, सी का हो गई यहाँ पे मोलरिटी है, कंसंट्रेशन सी का हो गया ये मोलरिटी है, मोलरिटी जानते हैं हम लोग। पाई का है पाई फिर दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी यानी टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगी। तो इन दोनों को कंबाइन करते तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। और पाई जब हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग आर कहते हैं। तो पाई इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पे सी का है कंसंट्रेशन है जिसको मोलरिटी कहते हैं, आर टी का है टेम्परेचर है और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब अल्टरनेटिव वे दूसरी तरह से भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम गैस इक्वेशन लेते हैं। हम लोग जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है, ये यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है ना, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब हम लोग क्या करते हैं, वी को इस तरफ लेके आते हैं, तो ये v का होगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो n अपॉन वी, n का यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हो गया और v का हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या हो गया p बराबर n बाई वी, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे c कंसंट्रेशन जिसको हम लोग मोलरिटी कहते हैं, तो n बाई वी इक्वल टू c हो गया, तो n बाई वी c और आर टी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब p को हम लोग क्या करते हैं, पाई से रिप्लेस कर लेते हैं, जो पाई का है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा सी आर टी। ये क्या हो गया हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने का इक्वेशन बन गया यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशंस ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मोलर मास हम लोग, मोलर मास सोल्यूट का कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर से मालूम करेंगे, तो हम लोग जानते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी, ये हमारा इक्वेशन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर से मिला है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है पाई इक्वल टू सी आर टी। अब यहाँ पे सी को हम लोग क्या करते हैं, चूँकि सी कंसंट्रेशन है मोलरिटी में, तो सी को तोड़ देते हैं, तो सी इक्वल टू क्या होगा एन अपॉन वी, तो जहाँ वी का है वॉल्यूम है और एन का है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, तो एन को भी हम लोग तोड़ देते हैं, तो एन को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो डब्ल्यू बी जो कि ये मास ऑफ सोल्यूट है और एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, तो सी इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी वी। अब ये सी का वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी एम बी वी और ये आर टी जो कि यहाँ पे आर टी वैसे ही है। अब एम बी को क्या करेंगे इधर लाएंगे और पाई को यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे राइट हैंड साइड में ले आएंगे और एम बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो एम बी का हो जाएगा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और पाई का होगा इधर आकर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो एम बी इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। ये इक्वेशन है जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट का कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर डब्ल्यू बी पता है, हमें मास ऑफ सोल्यूट पता है, गैस इक्वेशन पता है, टेम्परेचर पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर पता है,
तो सोल्यूट की जो मोलर मास है इससे हम लोग आसानी से इस इक्वेशन के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है मेथड यूज किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द मोलर मास ऑफ प्रोटीन पॉलीमर ETC, यानी कि हायर मोलिक्यूल जो होगी उसका मास मालूम करने के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशंस सॉल्यूशंस इज ऑफ 3 टाइप्स। हम लोग देख रहे हैं जो कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से सॉल्यूशन को फिर से हम लोग 3 हिस्सा में बांटते हैं। तो सॉल्यूशन को तो कई हिस्से में हम लोग डिवाइड किए हुए थे, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉनिक जैसा कि हम लोग जानते हैं टॉनिक माने ताकत होती है, स्ट्रेंथ, है ना। तो सेम स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो गया कि जो कंसंट्रेशन होगी वो 2 सॉल्यूशन की सेम होगी। तो द 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि 2 सॉल्यूशन से जिसकी कंसंट्रेशन सेम होगी तो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगी, तो उस तरह की सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर ये है, इसमें अगर हम लोग 1m सॉल्यूशन लेते हैं अगर HCl का, ठीक है, और यहाँ पे एक और दूसरा सॉल्यूशन है यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं 1m HCl ही लेते हैं, तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? सेम है, और दोनों एक ही का सॉल्यूशन है, तो क्या होगी? दोनों की जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगी वो सेम होगी, और दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी सेम होगा, है ना। तो दोनों की ताकत क्या होगी? सेम होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑस्मोसिस होगी वो ऑस्मोसिस नहीं होगी, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल होगी वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0.9 MSCl जो है, सॉरी NaCl जो है, ये क्या होती है? आइसोटोनिक होती है ब्लड से, यानी RBC के। ठीक है, अगर 0.9 M NaCl सॉल्यूशन में अगर RBC अगर हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे RBC पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो सॉल्यूशन होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस का होती है? नहीं होती है, डू नॉट अक्योर। दूसरा आते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का माने होता है लेस, और टॉनिक माने ताकत, तो हाइपोटोनिक माने लेस स्ट्रेंथ, यानी लेस ताकत, कम ताकत। द सॉल्यूशंस हैविंग लेस कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वह सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, है ना, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3m NaCl है, ठीक है, 3m NaCl, और एक सॉल्यूशन है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1m NaCl है। ठीक है, तो 1m NaCl यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है NaCl की इस सॉल्यूशन के अंदर ये कम होगी, तो ये सॉल्यूशन क्या होगी? हाइपोटोनिक होगी। किसके रिस्पेक्ट में? इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक, है ना। और इस सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यार एक्सोस्मोसिस टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होगी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी? एक्सोस्मोसिस, यानी कि एक्सो माने बाहर, एक्स माने बाहर, ऑस्मोसिस माने ऑस्मोसिस, यानी कि मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या होगी? सोलवेंट मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होगी वो बाहर की तरफ होगी। ठीक है, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से बाहर जाएगी यहाँ पे सोलवेंट मॉलिक्यूल, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोस्मोसिस कहेंगे। सपोज दैट, सॉरी दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, थर्ड देखते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन्स मोर,
दिस सोल्यूशन हैज़ मोर कंसनट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जैसा कि यहाँ पे देखें हम लोग, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कहा होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में इंडोस्मोसिस होगी। क्या होगी? इंडोस्मोसिस होगी। अब हम लोग जानते हैं कि अगर सी वाटर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये सी वाटर है, जहाँ पे सी वाटर है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सी वाटर में जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्रेश वाटर में जो रखा हुआ मछली है या फिर तालाब की मछली को क्या करते हैं, सी वाटर के डाल देते हैं, मछली इसमें डाल देते हैं, ठीक है, मछली इसमें डाल देते हैं। तो अब ये मछली क्या होगी, जिंदा रहेगी या मर जाएगी? क्योंकि ये सी वाटर में डाले हैं, तो सी वाटर में कहा है नमक की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और इस मछली के बॉडी के अंदर नमक की कंसंट्रेशन कम है। तो बॉडी से, इस मछली की बॉडी से क्या होगी, पानी बाहर जाएगी। तो बाहर जाएगी तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, यानी कि ये मछली के अंदर से पानी जा रही है, यानी सेल से वाटर बाहर जा रही है, तो जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोस्मोसिस, है ना। तो एक्सोस्मोसिस होगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे मछली डिहाइड्रेट कर जाएगी और डेथ कर जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ्रेश वाटर लेते हैं, है ना, और इसमें क्या करते हैं, जो समुद्री मछली एक डाल देते हैं, जो सी से निकला हुआ मछली है वो क्या करते हैं हम लोग डाल देते हैं, है ना, ये समुद्री मछली इसमें डाल देते हैं। तो अब क्या होगी यहाँ पे, अब ये मछली जिंदी रहेगी या मर जाएगी? अब हम लोग जानते हैं कि सी वाटर में जो मछली थी पहले, तो जिसके कारण क्या हुआ कि मछली के बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, और यहाँ जो वाटर में हम लोग डाले वहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है। फ्रेश वाटर में डालें तो यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, जिसके कारण क्या होगा कि वाटर जो है वो मछली के बॉडी के अंदर मूव करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडोस्मोसिस हो जाएगा और बॉडी जो मछली की है वो फूल जाएगी, और फूल जाने के कारण क्या होगा कि ये जो बायोलॉजिकल फंक्शन से बॉडी के अंदर वो हैम्पर करेगी और मछली डेथ कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मछली की बॉडी के अंदर इंडोस्मोसिस हुआ और पहले में क्या हुआ, एक्सोस्मोसिस हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? एक तो ऑस्मोसिस होता है जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में सोलवेंट की मूवमेंट होती है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा कि जो सोलवेंट मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होगी। तो ये तो अपने आप होगी नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रेशर है हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के ऊपर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा बढ़ा करके उस पर लगाना होगा। जब ऐसा करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू SPM फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट व्हेन, यानी कि जो मूवमेंट है यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की SPM से वो कहाँ हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रही है, या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की तरफ हो रही है। कब? व्हेन, कब? जब हायर प्रेशर्स मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर, है ना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है वो अप्लाई करेंगे हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के ऊपर तब। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक वेसल है ना, यहाँ बीच में SPM लगी हुई है। एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर डालते हैं, और जिस तरफ सॉल्ट वाटर डालते हैं इधर पिस्टन लगी हुई है, और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है इस वेसल के अंदर। तो दूसरे कंपार्टमेंट में फ्रेश वाटर है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जिधर सॉल्ट वाटर है उधर क्या करते हैं, प्रेशर पिस्टन के ज़रिए बढ़ाते हैं। जो प्रेशर लगाते हैं यहाँ पे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होती है। तो जब प्रेशर ज़्यादा होगी तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होगी, इधर से यानी कि हायर कंसंट्रेशन यानी सॉल्ट वाटर से क्या होगी, मूव करेगी फ्रेश वाटर की तरफ, और यहाँ से क्या होगी, ये वाटर क्या करेगी,
टपकेगी और ये क्या होगी, यहाँ पे परकोलेट करके और एक दूसरे वेसल के अंदर जमा हो जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास देखेंगे और 1-2 फैक्टर देखेंगे। थैंक यू।